नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 9 अगस्त के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले धन शोधन निवारण अधिनियम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जनजातीय लोगों के बीच में जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य योजना बनाने की आवश्यकता है। इसको आधार बना करके जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। गर्भपात के कानून में कौन सी कमियां हैं जो कि अभी उजागर हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और प्रकृति की सुरक्षा जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। और इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है पीएमएलए वर्डिक्ट, ड्यू प्रोसेस विल बी बुलडोज्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। अभी तक हमने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। ईडी को जो पावर दिए गए हैं इसमें इसको लेकर के हमने बहुत कुछ पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर इस एडिटोरियल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है और वो मुद्दा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, यानी कि कानून की उचित प्रक्रिया का। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में दिया गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार यह देखा गया है कि जो विधायी मंशा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से लड़ने के लिए है उसको ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आप सभी जानते हैं कि जो धन शोधन निवारण अधिनियम है वह जो है मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए बनाया गया था जिसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही सीरियस क्राइम माना गया है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो सरकार की मंशा है यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने का जो उसका मंशा है उसी को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में जो संशोधन किए गए हैं और जो पावर दिए गए हैं ईडी को उन सभी को जो है संवैधानिक करार दिया है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अन्य विचार हैं जिसमें सबसे जो प्रमुख विचार है विधि की उचित प्रक्रिया का यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, उसको जो है कहीं ना कहीं ध्यान में नहीं रखा है। यहां पर लेखक का ध्यान इस ओर गया है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 21 में प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, जिसको लेकर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। एक केस है AK गोपालन बनाम मद्रास राज का मामला, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो तरीका है उसे जो है सही माना था। अब यहां पर दोनों में अंतर है। सबसे पहले इस अंतर को समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया है और उसके खिलाफ कोई व्यक्ति जो है अगर सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जाता है तो यहां पर न्यायपालिका के हाथ में जो है कुछ सीमित शक्तियां ही प्राप्त होती हैं। अगर कार्यपालिका की किसी कार्रवाई को न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया गया है तो यहां पर कोर्ट यह देखेगा कि आखिर जिस कानून के उल्लंघन की बात कही जा रही है वह कानून है या नहीं है। यानी कि अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग अपराध है, इसको लेकर के कोई कानून हमारे देश में मौजूद है या नहीं है, सबसे पहले इसकी जांच जो है न्यायपालिका के द्वारा की जाएगी। दूसरी जो जांच है वो न्यायपालिका के द्वारा ये की जाएगी कि जो कानून है वह वैध होना चाहिए। यानी कि कानून में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और ईडी इसकी जांच करेगी, इस तरह की बातें। तीसरी जांच जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा वो ये है कि कानून के द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है या नहीं किया गया है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार हुआ है तो गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है क्या उसका पालन किया गया है या नहीं किया गया है। तो
तो यह तीन बातें जो है यहाँ पर न्यायपालिका के द्वारा देखी जाएंगी। लेकिन न्यायपालिका सबसे इंपॉर्टेंट काम नहीं करेगा, वह यह नहीं देखेगा कि जो विधि है यानी कि जो कानून है वह उचित है या फिर अनुचित है। यानी कि इस सिद्धांत में जो न्यायपालिका है वह कार्यपालिका से तो आपको बचा सकता है, सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन विधायिका से जो है आपकी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि कानून की उचित प्रक्रिया के बारे में बात करें, जिसको कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो मामला था 1978 में, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सपोर्ट किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हालांकि विधायिका को जो है विधि के निर्माण का अधिकार है, परंतु जो विधि विधायिका के द्वारा बनाई जाएगी वह तार्किक होना चाहिए, उचित होना चाहिए और औचित्यपूर्ण होना चाहिए, ना कि मनमाना और भेदभावपूर्ण। यानी कि जब कोई भी विधि विधायिका के द्वारा बनाया जाता है तो यहां पर न्यायपालिका ये भी देखेगा कि वह विधि जो है अपने आप में जो है मनमाना या फिर भेदभावपूर्ण है या नहीं है, वह संवैधानिक है या नहीं है। तो यहां पर जो है लेखक का यह कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर के या फिर ईडी को लेकर के जो बातें कही हैं, उसमें उन्होंने जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है ध्यान में नहीं रखा है। यानी कि उन्होंने जो है इस बात को ध्यान में नहीं रखा है कि जो विधि विधायिका के द्वारा बनाया गया है वह जो है मनमाना, भेदभावपूर्ण या फिर लोगों की जो मूल अधिकार हैं उसको जो है खत्म करने वाला नहीं होना चाहिए। और यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं लेखक के द्वारा, बहुत सारी बातें कही गई हैं इसको लेकर के। जैसे जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा जाता है तो उसे जमानत मिलना जो है काफी मुश्किल हो जाता है। और अभी फिलहाल ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत देने के मामलों में हमें बहुत सारी ढिलाई देनी चाहिए। लेकिन अगर हम इस कानून की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना है तो यहां पर उसे जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो यहां पर इस तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर उठाया गया वो ये है कि क्या जो है यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए था या नहीं चाहिए था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है लॉन्च ए नेशनल ट्राइबल हेल्थ मिशन, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर जो हमारे जनजातीय समुदाय हैं उनके हेल्थ को लेकर के चर्चा किया गया है, उसमें कैसे सुधार किया जाए उसको लेकर के चर्चा किया गया है। आपके मेंस के लिए जो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत में लगभग 11 करोड़ आदिवासी लोग रहते हैं, जो कि जो जनगणना हमारा हुआ 2011 में उसके अनुसार है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो भारत की आबादी का लगभग 8.6% जो है वह आदिवासी लोग हैं, जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। और अगर हम देखें संख्या के दृष्टिकोण से तो जितने लोग हमारे देश में रहते हैं जो आदिवासी हैं, अगर उनकी संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो भारत जो है इस मामले में दूसरे नंबर पर है। यानी कि भारत में जनजातीय लोगों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है रहती है। और यहां पर जो लैंसेट द्वारा एक अध्ययन किया गया था जिसका नाम था इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपुल्स हेल्थ 2016, जो कि भारत के जो आदिवासी लोग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा दिया गया था। उसमें यह कहा गया था कि भारत में जो आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइबल पीपुल हैं, उनमें जो शिशु मृत्यु दर है वह पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा है। यानी कि यहां पर लैंसेट पत्रिका के द्वारा जो एक अध्ययन प्रकाशित किया गया जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, नाम है इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स हेल्थ, जो कि 2016 में प्रकाशित किया गया था। और उसमें जो है आदिवासी लोगों में जो शिशु मृत्यु दर है उसकी जो है खराब स्थिति को लेकर के रिपोर्टिंग की गई थी। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के बाद भारत जो है इस मामले में दूसरे नंबर पर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। जब भी
जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर यहाँ पर जो डेटा दिए गए हैं वो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आज जो है वह वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल डे है और आज ही के दिन 2018 में जो है भारत के जो आदिवासी लोग हैं उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर जो पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट थी उसे जो है भारत सरकार को जो है सौंपा गया था और जिस समिति के द्वारा यह रिपोर्ट बनाया गया था वह समिति था जनजातीय स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ समिति। तो यहाँ पर 2018 में जो है जनजातीय लोगों के जो स्वास्थ्य स्थिति है उसको लेकर के एक रिपोर्ट जो है इस समिति के द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया गया था और यहाँ पर जो बातें कही गई हैं आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के वो जो डेटा दिया गया है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं उसकी चर्चा की गई है लेखक के द्वारा जो खुद जो है इस समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर इन सभी डेटा को जो है आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत में जो आदिवासी लोगों की संख्या है वह जो है 809 ब्लॉकों में केंद्रित है और इन क्षेत्रों को जो है अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में नामित भी किया गया है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो आधे से ज्यादा जो जनजातीय आबादी के लोग हैं वह जो है इन ब्लॉक से बाहर रहते हैं, यानी कि लगभग 5.5 करोड़ लोग जो है वह नौकरी की तलाश में इन ब्लॉकों से निकल करके देश के अलग अलग भागों में गए हैं। वे बिखरे हुए हैं, वे हाशिए पर हैं और वे सबसे शक्तिहीन हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर हम जनजातीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां से भी बहुत सारे जनजातीय लोग हैं वे जो है नौकरी की तलाश में बाहर गए हैं और इनकी संख्या कम नहीं है। लगभग आधी आबादी जो है वह जो है देश के अलग अलग भागों में रहती है, वैसे भागों में रहती है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में नामित नहीं किए गए हैं। यहां पर जो दूसरा निष्कर्ष निकाला गया वो ये है कि पिछले 25 वर्षों के दौरान जो जनजातीय लोग हैं उनके स्वास्थ्य की स्थिति में जो है कुछ सुधार तो जरूर हुआ है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि अगर हम पहला जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की बात करें जो कि 1988 में हुआ था, उसमें जो है 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे और उनका जो मृत्यु दर था वह जो है 135 था। लेकिन जो NFHS 4 हुआ 2014 में जो है उसमें जो है यह घट करके 57 हो गया। तो यहाँ पर लेखक का यह कहना है कि जो स्थिति है स्वास्थ्य की उसमें थोड़ा बहुत सुधार जो है देखने को मिलता है, खास करके पिछले 25 वर्षों में। यहां पर जो तीसरा निष्कर्ष है उसमें यह कहा गया है कि आदिवासी बच्चों में जो कुपोषण है वह देश के अन्य भागों से अगर हम तुलना करते हैं तो वह जो है 50% अधिक है। देश के अन्य भागों में जो 28% बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार होते हैं, लेकिन अगर हम आदिवासी बच्चों की बात करें तो उनका जो प्रतिशत है वो लगभग 42% है, यानी कि लगभग इनसे 50% जो है वह ज्यादा है। इसी तरीके से यहां पर यह कहा गया है कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, वहां पर मलेरिया और तपेदिक जैसी बीमारियां होती हैं वह कई गुना ज्यादा होती हैं देश के अन्य भागों से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो। यहां पर डेटा दिया गया है कि भले ही जो जनजातीय लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है वो हमारे देश की कुल जनसंख्या का मात्र 8.6% है, लेकिन भारत में मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में जो जनजातीय लोगों की संख्या है वह 50% से ज्यादा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मलेरिया और तपेदिक जैसी बीमारियां हैं वो भी जो है इन क्षेत्रों में ज्यादा फैलती हैं। यहां पर यह बात कहा गया है 5वें पॉइंट में कि कुपोषण, मलेरिया, मृत्यु दर आदिवासी लोगों को पीड़ित तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो गैर संचारी रोग हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इनका इलाज भी जो है आदिवासी लोगों में करना कठिन होता जा रहा है। उनमें जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। बहुत सारे जो आदिवासी युवक हैं वो मानसिक अवसाद का शिकार हो जाते हैं नौकरी नहीं मिलने के कारण, गरीबी के कारण वे नशे के आदी हो जाते हैं। और वहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि आदिवासी लोगों में कैंसर
और आत्महत्याएं भी ज्यादा हो रही हैं। इस तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है कि जो आदिवासी लोग हैं वह जो है अपने इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जो सरकारी अस्पताल होते हैं उन पर जो है बहुत हद तक निर्भर रहते हैं, क्योंकि गरीबी उनमें बहुत देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें सुविधाओं की बात करें तो उसमें जो है भारी कमी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो आदिवासी क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें आपको 27 से 40% की कमी देखने को मिलती है। वहां पर डॉक्टरों की कमी है, जो सुविधा केंद्र वहां पर हैं, जो अस्पताल हैं उसमें 33% से लेकर के 84% तक डॉक्टरों की कमी है। इस तरीके से यहां पर यह कहा गया है कि जो भी अस्पताल, जो भी स्वास्थ्य केंद्र इन क्षेत्रों में हैं उनके पास धन की कमी है, उसके साथ साथ मानव संसाधन का भी यहां पर अभाव आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर कह सकते हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इन इलाकों में बनाए भी गए हैं जहां पर आदिवासी रहते हैं, तो वहां की जो स्थिति है वह काफी अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर यह कहा गया है कि जो जनजातीय लोग हैं उन्हें ना तो स्थानीय स्तर पर ना ही राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनमें कोई भागीदारी दी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना है, लेकिन जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, जब हम योजना बनाते हैं तो जनजातीय लोगों को यहां पर कोई भी भागीदारी नहीं दी जाती। तो यहां पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर जो हमारे आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, इन लोगों को किस तरीके के स्वास्थ्य सुविधाएं हम दे पा रहे हैं एक देश होने के नाते। अब यहां पर जो है इस बात की भी चर्चा की गई है कि आखिर इस स्थिति में सुधार करने का रोड मैप क्या होना चाहिए। जिस समिति ने इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपा था, उस समिति ने बहुत सारे जो है सिफारिशें की थी। उसमें से जो बड़े 3 सिफारिशें हैं उसकी चर्चा जो है इस एडिटोरियल में किया गया है। और यहां पर जो सबसे बड़ा सिफारिश किया गया था वो ये था कि जिस तरह की स्थिति है आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य की, उसको देखते हुए उसमें सुधार करने के लिए हमें जो है आने वाले 10 वर्षों को ध्यान में रख करके एक राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य कार्य योजना शुरू करनी चाहिए। यानी कि यहां पर हमारे द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य योजना शुरू करना चाहिए, जिसका लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले 10 वर्षों में हमारे देश के जो भी आदिवासी इलाके हैं वहां पर अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हम उनको पहुंचा सकें। यहां पर समिति के द्वारा यह भी सिफारिश की गई थी कि जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर जो है मानव संसाधन की कमी को दूर करना चाहिए। जो स्वास्थ्य देखभाल में अंतराल है उसे हमें दूर करना चाहिए। उनके मैनेजमेंट को लेकर के जो समस्याएं हैं उसका समाधान हमें सबसे पहले निकालना होगा। और इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा सुझाव यहां पर दिया गया था वो ये था कि अगर हमें आदिवासी एरियाज में जो है हेल्थ फैसिलिटी को ठीक करना है तो हमें अतिरिक्त धन का आवंटन करना होगा। तो ये 3 बातें जो है समिति के द्वारा सरकार को सुझाई गई थी, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी की चर्चा जो है यहां पर किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है खास करके मेंस के लिए, क्योंकि जब भी ट्राइबल हेल्थ को लेकर के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में, तो यहां पर जो डेटा दिया गया है वो इस बात को समझाने के लिए काफी होगा कि हमारे देश में जो ट्राइबल हेल्थ है उसका क्या स्थिति है, और दूसरा यहां पर जो भावी कदम की चर्चा की गई है वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस एडिटोरियल को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए लॉ विदाउट ए फ्लॉ, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर के चर्चा किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अविवाहित महिला को 23 सप्ताह का जो गर्भ है उसको गिराने की अनुमति दी है। यहाँ पर एम्स के जो डॉक्टरों की टीम है उसके सलाह पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला सुनाया था। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने
एक अविवाहित महिला को जो है अपने 23 सप्ताह का जो गर्भ है उसको जो है गिराने की यहाँ पर अनुमति दी। आपको ध्यान में रखना है कि इसी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो है उस महिला को जो है गर्भपात करने का आदेश नहीं दिया था, यानी कि गर्भपात करने से मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल 2021 को जो है ध्यान में रखा। आपको ध्यान में रखना है कि जो यह रूल है उसमें यह कहा गया है कि जो अविवाहित महिलाएं हैं वो जो है अपने गर्भ को जो है समाप्त नहीं कर सकती हैं, जो कि 20 सप्ताह से लेकर के 24 सप्ताह का है। यानी कि अगर कोई महिला 20 सप्ताह से 24 सप्ताह की गर्भवती है और वह अविवाहित है तो यहां पर वह जो है गर्भपात नहीं करा सकती। और इसी का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो है उस महिला को गर्भपात का जो है आदेश नहीं दिया था, गर्भपात करने से मना कर दिया था। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस अविवाहित महिला को जो है गर्भपात करने का आदेश दिया। यह जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, और यहां से एक तरीके से इस लॉ में जो कमियां हैं वो भी जो है उजागर होने लगी हैं। आपको ध्यान में रखना है, अगर हम भारत में जो गर्भपात पर कानून है उसकी बात करें, क्योंकि इस मुद्दे को समझने के लिए जो है आपको जो कानून है उसको एक बार रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। हालांकि हमने इस पर भी आज पहले चर्चा किया है। अगर हम गर्भपात पर भारत में जो कानून है उसकी बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भारतीय दंड संहिता 1860 है और उसकी धारा 312, उसमें यह कहा गया है कि गर्भपात कराना जो है अपराध है। यानी कि अगर कोई गर्भवती महिला अपनी सहमति से भी गर्भपात कराती है तो उसे जो है यहां पर अपराध माना गया है। सिवाय इसके कि अगर डॉक्टरों को यह लगता है कि गर्भपात अगर नहीं किया गया तो महिला के जीवन को जो है खतरा हो सकता है, या फिर जो भ्रूण है वह जो है सही तरीके से विकसित नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा लेने के बाद विकलांग हो सकता है, तो ऐसे मामलों में जो है डॉक्टर के सलाह पर आप क्या कर सकते हैं, गर्भपात करा सकते हैं। लेकिन जानबूझ करके गर्भपात कराना जो है हमारे कानून के तहत अपराध माना गया है। अब यहां पर जब सरकार ने यह देखा कि इस कानून की वजह से लोग जो है बहुत सारे जो ऐसे तरीके अपना रहे हैं गर्भपात करने के लिए, इलीगल तरीके अपना रहे हैं गर्भपात करने के लिए, जिससे कि महिलाओं और जो बच्चा है गर्भ में दोनों को खतरा है, उसको देखते हुए जो है 1971 में सरकार ने जो है गर्भपात के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पेश किया और उसको पूरे देश में लागू किया। और यहां पर जो है जो असुरक्षित तरीके अपनाए जा रहे थे गर्भपात के लिए उसको जो है खत्म करने का प्रयास जो है सरकार ने इस एक्ट के तहत करने का प्रयास किया। और यहां पर गर्भपात को लेकर के जो है नियम बनाए गए कि आखिर कैसी स्थिति में जो है गर्भपात कराया जा सकता है। अब इस कानून के तहत यह कहा गया था कि मान लीजिए अगर किसी महिला का जो गर्भ है वह 12 सप्ताह तक का है, यानी कि गर्भधान से लेकर के 12 सप्ताह तक का अगर गर्भ है तो यहां पर एक डॉक्टर की सलाह पर उस गर्भ को जो है गिराया जा सकता है, यानी कि उसका गर्भपात कराया जा सकता है, लेकिन किसका, एक डॉक्टर की राय पर। इसके अलावा यहां पर यह कहा गया कि अगर गर्भ जो है 12 से लेकर के 20 सप्ताह के बीच का है तो यहां पर 2 डॉक्टर की एक टीम बनेगी और उनकी राय पर ही जो है उसका गर्भपात कराया जा सकता है। और यहां पर डॉक्टरों को यह बताना होगा कि आखिर यह गर्भपात क्यों जरूरी है। यहां पर यह कहा गया कि मान लीजिए अगर गर्भावस्था जारी रहने से महिला के जीवन को खतरा है, या फिर उसके शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य को खतरा है, या फिर जो बच्चा पैदा होने वाला है वह जो है पैदा होने के बाद शारीरिक या फिर मानसिक रूप से कमजोर पैदा हो सकता है, यानी कि डॉक्टरों को यह पता चल चुका है कि जो भ्रूण का विकास है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 डॉक्टरों की राय पर जो है 12 से 20 सप्ताह के बीच का जो गर्भ है उसको गर्भपात कराया जा सकता है। अब यहां पर सरकार ने 2021 में क्या किया, इस कानून में संशोधन किया और कहा कि 20 सप्ताह तक का जो गर्भधारण है उसे एक डॉक्टर की राय पर जो है गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है।
तो यहाँ पर कुछ चेंजेस जो है केंद्र सरकार ने किए। कब? 2021 में। तो कहा गया कि 20 सप्ताह से कम का अगर गर्भ है तो यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर की राय पर जो है गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन अगर जो गर्भावस्था है वह 20 से 24 सप्ताह का है तो यहाँ पर गर्भपात कराने के लिए 2 डॉक्टरों की राय आवश्यक होगी। रीजन वहां पर यही है कि अगर माता को जीवन का खतरा है या फिर भ्रूण का विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 2 डॉक्टरों की राय पर 20 से 24 सप्ताह तक का जो गर्भ है उसे गिराया जा सकता है, यानी कि उसका गर्भपात हो सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा श्रेणी भी है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इस केस से जुड़ा हुआ है। यहां पर यह कहा गया कि 7 श्रेणियों में महिलाओं को जो है बांटा गया है और अगर इन 7 श्रेणियों में जो महिलाएं हैं वो अगर गर्भपात की मांग करती हैं तो उन्हें जो है गर्भपात करने का आदेश दिया जा सकता है। अब ये 7 श्रेणियां क्या हैं? इसमें पहली श्रेणी है वैसी महिलाएं जो कि यौन हमले, बलात्कार या फिर उनके साथ जो अनाचार हुआ है उसके कारण जो है गर्भवती हो गई हैं। तो उससे बची जो महिलाएं हैं वो जो है गर्भपात के लिए जो है मांग कर सकती हैं। दूसरा, यहाँ पर जो नाबालिग हैं वो भी जो है गर्भपात के लिए मांग कर सकती हैं। या फिर यहाँ पर यह कहा गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यह कहा गया कि चल रही गर्भावस्था के दौरान अगर पति पत्नी की वैवाहिक स्थिति में कोई परिवर्तन आता है, यानी कि पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है या फिर जो औरत है वह विधवा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी वह जो है गर्भपात के लिए मांग कर सकती है। ये तीसरा जो पॉइंट है वो काफी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहां पर यह कहा गया कि जो वैसी महिलाएं जो शारीरिक रूप से क्या है विकलांग हैं, वो अपने बच्चे का सही तरीके से लालन पोषण नहीं कर सकती हैं, वे भी जो है इस श्रेणी के तहत गर्भपात की मांग कर सकती हैं। या फिर वैसी महिलाएं जो मानसिक रूप से बीमार हैं, वो महिलाएं भी गर्भपात की मांग कर सकती हैं। यहां पर जो छठी बात यह कही गई कि यदि भ्रूण में कोई विकृति है, जैसे जो बच्चा है उसका विकास गर्भ के अंदर सही तरीके से नहीं हो रहा है, विकलांगता का पता चल जाता है, यहाँ पर जो मानसिक असमानताएं हैं उनका पता चल जाता है, तो यहाँ पर ऐसे मामलों में भी गर्भपात की मांग महिला के द्वारा किया जा सकता है। और जो 7वां यहाँ पर श्रेणी बनाया गया उसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई आपदा है जो कि सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, कोई आपातकालीन स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में भी गर्भपात के लिए जो है मांग की जा सकती है। लेकिन यहां पर जो 7 श्रेणियां हैं उसमें कहीं भी अविवाहित महिला का नाम नहीं दिया गया है और इसीलिए जो है सारा का सारा जो मामला जो है इसी पर आकर के अटक जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि जब हम इस श्रेणी की बात कर रहे थे तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक गर्भवती महिला और उसके पति के बीच में अगर संबंधों की स्थिति में बदलाव हो जाता है गर्भावस्था के दौरान, यानी कि अगर पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता हो या फिर महिला जो है विधवा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह जो है गर्भपात के लिए जो है आवेदन कर सकती है। लेकिन यहां पर अविवाहित महिलाओं का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है और इसीलिए हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जहां पर महिला जो है अविवाहित है लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण जो है वह गर्भवती हो जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस कानून में अविवाहित महिलाओं का जो है चर्चा नहीं किया गया है, इसीलिए वे जो हैं गर्भपात कराने के लिए जो है मांग नहीं कर पा रही हैं और गर्भपात कराने के लिए उनके द्वारा फिर गैर कानूनी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे वैसे क्लिनिक जो कि इलीगल हैं वहां पर जाकर के गर्भपात करवाना। तो यहां पर कानून की जो एक बहुत बड़ी कमी है कि जो अविवाहित महिलाएं हैं उनको इस श्रेणी में नहीं डाला गया है, उसके कारण बहुत सारे ऐसे मामले जो है समाज में देखने को मिल रहे हैं। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है कि जब एक गर्भवती महिला को जो कि 20 से 24 सप्ताह की गर्भवती है उसे हम गर्भपात का आदेश दे सकते हैं, तो सेम स्थिति में एक अविवाहित महिला को जो है इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है। यह कहीं ना कहीं अनुच्छेद 14 का भी क्या है उल्लंघन है,
जो ये कहता है कि समान परिस्थितियों में नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो यह जो एक बहुत बड़ी कमी है, उसे जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रमुखता से उजागर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, जिसकी चर्चा जो है इस एडिटोरियल में किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, सामाजिक न्याय जुड़ा हुआ, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है अ पीपुल्स कैंपेन टू रीबिल्ड केरला, और टॉपिक समान अध्ययन 3 पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस बात की चर्चा की जा रही है कि जिस तरीके से केरला और देश के अन्य राज्यों में आपको देखने को मिलेगा कि भारी बारिश हो रही है, बाढ़ आ रहा है, उसके क्या कारण है, इस पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। उन्हीं सब बातों को यहाँ पर फिर से जो है दोहराने का काम किया गया है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है कि जो यहाँ पर जो मूल कारण है इस तरह के घटनाओं के होने का, उसके बारे में 3 बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जो कि आपको जरूर नोट डाउन कर लेना चाहिए। यहाँ पर यह कहा गया है कि यह जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं केरला और पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट का जो इलाका है वहां पर, उसका पीछे का जो रीजन है वो ये है कि हमारे द्वारा जो है प्रकृति की सुरक्षा के लिए जो हमने नियम बनाए हैं उसका जो है लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर गोवा का एग्जाम्पल दिया गया है कि गोवा में अवैध खनन का जांच कर रहा जो शाह आयोग था, उसने कहा था कि जो सीमा है उससे ज्यादा खनन करने से जो उस एरिया के जल संसाधन है, जो वहां पर कृषि होती है, जो वहां पर जैव विविधता है, उसे गंभीर नुकसान हुआ है। तो हमने जो है इससे कुछ भी नहीं सीखा और हम लगातार अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो नियम हमने बनाए हैं उसी का हम क्या कर रहे हैं, लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पर यह कहा गया है, इसका दूसरा कारण यह है कि हमने जो है लोगों के स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो प्रकृति है उस पर जो है ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इस तरीके से यहां पर यह भी कहा गया है कि जो वैज्ञानिक सलाह दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा उसकी भी अवहेलना की जाती है। तो यहां पर कुछ प्रमुख 3 कारणों की चर्चा की गई है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह कहा गया है कि अगर हमें इन प्राकृतिक घटनाओं से बचना है तो जो स्थानीय समुदाय हैं उन्हें जो है हमें प्रकृति को बचाने से जोड़ना होगा। जैसे यहां पर यह कहा गया है कि जो स्थानीय समुदाय हैं उन्हें जो है हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। मान लीजिए कोई कम्युनिटी है जो कि पेड़ों की रक्षा करती है, उसका संरक्षण करती है, तो हम उन्हें पेड़ों की रक्षा करने के लिए, उसका संरक्षण के लिए कुछ सेवा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। अगर कोई किसान जैविक खेती कर रहा है तो हम उसको बढ़ावा देने के लिए भुगतान कर सकते हैं। उसी तरीके से जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे वन अधिकार जो अधिनियम है, उसे हमें पूरी तरीके से लागू करना चाहिए, जिससे कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा कि वो अपने आसपास के प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान में रख करके आपको इस एडिटोरियल को पढ़ लेना है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और अधिनियमों में जो संशोधन के तहत लगभग पूर्ण अधिकार दिए गए हैं, इस पर अपने विचार रखें। तो यहां पर आपको जो है मेन जो यहां पर पूर्ण अधिकार की बात कही गई है उस पर जो है फोकस करके अपना उत्तर लिखना है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनजातीय स्वास्थ्य की स्थिति पर चर्चा करें और अपने सुझाव दें कि कैसे जनजातीय स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। तो मैंने आपको स्थिति को लेकर के बहुत सारे डेटा दिए हैं, 7 पॉइंट मैंने वहां पर दिए हैं और भावी कदम मैंने आपको 3 पॉइंट दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और पॉइंट याद है या फिर आपके दिमाग में है तो आप उसका उपयोग करके पूरे के पूरे क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।